स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। आपने कई सारे रीजन सुने होंगे कि फ्यूल को लेके किसी तरह की क्राइसिस हुई है 2022 में, बिकॉज ऑफ द वॉर, बिकॉज ऑफ द राइजिंग फ्यूल प्राइसेस। पर क्या हमने इस सवाल के बारे में कभी सोचा है कि भारत ने उस फ्यूल क्राइसिस को टैकल कैसे करा? हाउ डिड इंडिया टैकल द फ्यूल प्राइसेस? भारत ने फ्यूल प्राइसेस की इंडस्ट्री को किस तरीके से टैकल करा है 2022 में? क्राइसिस हुई, बिल्कुल सही बात है। हम कैसे उस सवाल को या उस क्राइसिस को टैकल कर पाए या उसको सॉल्व कर पाए, इस सवाल का जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। स्टडी IQ IAS भारत का सर्वश्रेष्ठ यूट्यूब चैनल और IAS एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म है। हम स्ट्रक्चर्ड तरीके से स्टूडेंट्स को IAS एग्जामिनेशन के कोर्सेज कवर करवाते हैं। वी डू इट इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड वे। तो चाहे वो GS फाउंडेशन बैच हो, जो कि कंप्लीट बैच होता है, चाहे वो क्रैश कोर्स हो या जिसको हम SIP बोलते हैं, या NCERT बैचेस हो या ऑप्शनल बैचेस हो, भारत की टॉप फैकल्टीज तक आपको पढ़ाई लेकर आई जा रही है स्टडी IQ IAS द्वारा। इसी तरीके से हमारा जो GS फाउंडेशन का कंप्लीट बैच लाइव है इस वक्त, ये 2 जनवरी को शुरू हो रहा है। दिस स्टार्ट्स ऑन द 2nd of January इवनिंग 6 PM। ये बैच भारत के टॉप एडुकेटर्स द्वारा आप लोगों तक लाया जा रहा है। 1000 घंटे से ऊपर की लाइव टीचिंग, उसी के साथ साथ लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस, और आपको मेंटरिंग सेशंस भी अवेलेबल होंगे प्रिपरेशन के बाद तक, एग्जामिनेशन तक। इसके सिवा टेस्ट सीरीज है और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है मेंस की। ये सारी की सारी चीजें अवेलेबल है एक सुपर डिस्काउंटेड न्यू ईयर प्राइस पे, जो सिर्फ और सिर्फ 31st of December तक ही रेलेवेंट है। और इसे आप ये समझ के चले, आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 दिन और एक्सटेंड करा जाएगा आप लोगों के लिए। इट वुड बी अवेलेबल टू यू एट अ सुपर डिस्काउंटेड प्राइस इफ यू यूज माई कोड सांघी लाइव। तो सांघी लाइव यदि आप कोड यूज करें तो ये बैच आपको सिर्फ और सिर्फ 17,500 रुपए का अवेलेबल होगा। जो बैच 19,000 का है उस पे और 1,500 ऑफ देके 17,500 रुपए का कोर्स जो है वो अवेलेबल रहेगा। कोड एक ही है, सांघी लाइव। इसको यूज करें और आप सारे के सारे बैचेस का बेनिफिट आप स्टडी IQ IAS पर उठा सके। इसके सिवा जितनी भी हमारी PDFs हैं, वो सारी PDFs लाइव हैं हमारे टेलीग्राम हैंडल पे। तो टेलीग्राम हैंडल का ID है आयुष सांघी IAS अकेडमी। टेलीग्राम पर मुझसे जरूर जुड़ें। इसके सिवा आप इंस्टा और ट्विटर पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं, जहां पर आप बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वैल्यू एडेड कंटेंट सर्विसेज ले पाएंगे और इंफॉर्मेटिव रील्स देख पाएंगे, जो आपकी प्रिपरेशन के लेवल को एनहांस करेगा। तो जरूर जुड़े हमसे इन सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। और हम ये समझते हैं या समझने जा रहे हैं कि भारत ने फ्यूल की क्राइसिस को सन 2022 में किस तरीके से हैंडल करा। तो फ्यूल की प्राइसेस या फ्यूल को लेके मार्केट में इतनी इंस्टेबिलिटी क्यों थी? व्हाई वाज देयर सो मच अनसेटलमेंट विद रिस्पेक्ट टू फ्यूल? तेल के दामों को लेकर या तेल को लेकर इतना ज्यादा अनसेटलमेंट क्यों था? भाई आप पहले ये तो समझो। एक जो प्राइमरी रीजन था, जो आप सब लोग जानते हैं, वो है रशिया यूक्रेन वॉर, जो कि बिल्कुल सही रीजन है। ग्लोबल बेसिस पे एनर्जी प्राइसेस में स्पाइक या हाइक या बढ़ोतरी देखना जो है या दिखी रशिया यूक्रेन वॉर के बाद। दैट प्राइसेस ऑफ फ्यूल स्पाइक्ड बिग टाइम ड्यूरिंग दिस वॉर। तो सबसे पहला रीजन ये था कि ये चीज अनसेटल थी, या मार्केट को इसने अनसेटल कर दिया था, स्पाइक इन प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल एंड गैस। इसके सिवा एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है और मैं समझाना चाहता हूं आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा। भारत सरकार जो है वो फ्यूल पे टैक्सेस चार्ज करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस चार्ज करती है और उसी के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्सेस चार्ज करती है। दोनों सरकारें टैक्सेस चार्ज करती हैं
और ये टैक्स तकरीबन 1/3 प्लस जाता है, यानी कि टोटल फ्यूल के प्राइस में से 33% से ऊपर जो है वो टैक्स का अमाउंट जाता है, जिसे वैट भी कहा जाता है। वैट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स चार्ज करती हैं, जिस वजह से अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग रेट पे वैट लगाती है। और क्योंकि अलग अलग रेट पे वैट लगाया जाता है, इस वजह से फ्यूल का दाम हर स्टेट में अलग अलग होता है। अगर दिल्ली में मान लीजिए 96 रुपीज अ लीटर है, बॉम्बे में 100 है, केरला में 105 है, इस तरीके से वेरी करता है। तो भारत सरकार ने टैक्सेस में कटौती करी थी, यानी कि टैक्सेस को फ्यूल के ऊपर रिड्यूस करा था। टैक्सेस को फ्यूल के ऊपर रिड्यूस करने के बाद भी जो है वो टोटल प्राइस में 1/3 टैक्स का कंपोनेंट आ रहा था। इसका मतलब जो टैक्स पहले लागू हो रहा था वो 1/3 से भी ज्यादा है। वो तकरीबन 40% का टैक्स है, जो कम करते करते आप 1/3 पे ले आए। तो इससे हुआ ये कि टैक्सेशन का अमाउंट अभी भी ज्यादा है, लेकिन जो भारत सरकार का टैक्सेशन रेवेन्यू लॉस है वो बहुत ज्यादा हो गया। यानी कि टैक्सेशन का जो रेवेन्यू लॉस है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टैक्सेस को रिड्यूस करा तो उनका रेवेन्यू लॉस हुआ, नहीं तो वो टैक्स के रूप में पैसा आता, अब आएगा नहीं। दूसरा, उन्होंने टैक्स का अमाउंट बहुत ज्यादा कम नहीं करा, थोड़ा सा कम करा, जिसकी वजह से फ्यूल के दाम आज भी ज्यादा लगते हैं। तो इसमें भारत सरकार यानी केंद्र सरकार का तकरीबन 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू लॉस है, 100,000 करोड़, और सारे स्टेट्स का मिला के तकरीबन 45,000 करोड़ का लॉस है। तो टोटल मिला के 1,45,000 से 1.5 लाख करोड़ का लॉस है इन टर्म्स ऑफ फ्यूल प्राइसेस। So we are talking about union government losing revenue of more than 1 lakh crores and state government losing 44,000 crores due to cut in excise and VAT on fuel. और कट करने के बाद भी जो फ्यूल का दाम है उसमें कितना है? Still 1/3 of retail fuel prices is taxed with additional levy of windfall tax on corporates. ये क्यों लगाया गया है, इसका रीजन मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा, विंडफॉल टैक्स का। लेकिन इस रीजन को ध्यान रखिएगा कि ये एक रीजन है जिसकी वजह से मार्केट जो है वो थोड़ी अनसेटल थी, क्योंकि तेल का दाम आज भी ज्यादा है, लेकिन भारत सरकार का नुकसान हुआ क्योंकि उन्होंने टैक्स में कटौती करी। दिस इज व्हाट दे डिड। उसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो है स्टेट में यानी कि देश में फ्यूल के रिटेलर्स, फ्यूल कंपनीज, ऑयल कंपनीज। आपने सुना होगा एचपी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आईओसी, ये सब नाम सुने ना आपने, एचपीसीएल, ये सब नाम सुने होंगे आपने, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, आईओसी, और ऐसी और 2-3 कंपनीज हैं, प्राइमरी कंपनीज हैं जो कि सरकारी कंपनीज हैं। इन कंपनीज ने क्या करा? इन कंपनीज ने एक सीलिंग लगा दी, एक फ्लोर सीलिंग लगा दी कि इस दाम के ऊपर जो है तेल का दाम क्रॉस नहीं करना चाहिए। द प्राइस ऑफ ऑयल शुड नॉट क्रॉस दैट सीलिंग। एक सीलिंग लगा दी कि हम इससे ऊपर नहीं बेचेंगे, इससे कम ही बेचेंगे। और ये चीज जो है, ये फ्लोर सीलिंग या ये सीलिंग या ये लिमिट या थ्रेशोल्ड लगाया गया है सरकार के कहने पे, जो कि अनऑफिशियल है। मतलब ये मैं बोल रहा हूं, ये कोई और नहीं बोल रहा है, लगाया इन कंपनीज ने है। कंपनीज अपने आप थोड़ी सीलिंग लगाएंगी, कोई है जो सीलिंग लगा सकता है? कोई सीलिंग नहीं लगा सकता। आप और हम एक कंपनी के चेयरपर्सन है, हम सीलिंग लगा देंगे कि तेल इससे ऊपर नहीं बिकेगा? लेकिन ऐसी सीलिंग लगाई गई। अब क्योंकि सीलिंग लगा दी गई तो उस वजह से आप इस प्राइस से ऊपर नहीं बेच सकते, इससे कम पे बेच सकते हो, जिस कारण जो है कंपनीज का भी रेवेन्यू लॉस होने लगा, जो कि तेल को डिस्ट्रीब्यूट करती थी। द रेवेन्यू लॉस ऑफ कंपनीज दैट वर डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑयल, जो ऑयल को डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, क्योंकि आपने एक बेचने के ऊपर, प्राइस के ऊपर सीलिंग लगा दी। सो दिस स्टेप हैज एंडेड अलाइनमेंट ऑफ रिटेल प्राइसेस विद इंटरनेशनल प्राइसेस। क्यों लिखा गया है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि आज से पहले क्या होता था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो भी प्राइसेस होते थे, उन प्राइसेस के हिसाब से इंडियन ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज प्राइसेस ऑफ ऑयल को बढ़ा घटा सकती थी। प्राइसेस ऑफ ऑयल वर डीरेगुलेटेड, इनको डीरेगुलेट किया गया था। डीरेगुलेट करने का मतलब यह है कि अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पे दाम बढ़ा तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज दाम को बढ़ा दिया करती थी, नहीं तो दाम को घटा दिया करती थी। इसका मतलब ऑयल मार्केट प्राइसेस के रूप में डीरेगुलेटेड था। अब जो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने सीलिंग लगा दी, मतलब उन्होंने अपने आप के ऊपर एक रेगुलेशन लगा दिया, सेल्फ रेगुलेशन लगा दिया।
तो इस वजह से अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पे प्राइस बढ़े या प्राइस घटे, आप उसे कंट्रोल नहीं कर रहे हो क्योंकि आपने सीलिंग लगा दी। सो टू हेल्प कंज्यूमर्स, स्टेट फ्यूल रिटेलर्स फ्रीज डेली रिविजन ऑफ प्राइसेस सिंस अप्रैल। फ्रीज कर दिया, सीलिंग लगा दी, अब इसके ऊपर नहीं जाएगा। तो ये रीजंस है जिस वजह से ऑयल या फ्यूल इकोनॉमी जो है वो अनसेटल्ड है। इट इज अनसेटल्ड, ये ध्यान रखिएगा, इट इज अनसेटल्ड। प्लीज रिमेंबर दिस, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब क्योंकि ऐसे रीजंस हैं, इस वजह से मार्केट में कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। वो कॉन्सिक्वेंसेस किस तरह के हैं ये आपको समझाऊंगा मैं। आई विल एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेस टू यू दैट व्हाट इज इट दैट वी आर ट्राइंग टू स्टेट, हम क्या स्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेस। आई रिपीट, उनको कहा जाएगा शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेस। शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेस में ऐसा हुआ, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज थी जैसे कि एचपी हो गई, इंडियन ऑयल हो गई, राइट, ये सारी कंपनीज ने प्राइसेस को फ्रीज कर दिया, यानी कि एक अपर लिमिट लगा दी। इसके ऊपर जो है प्राइस नहीं जा सकता, द प्राइस कैन नॉट एक्सीड दिस सीलिंग और एक्सीड दिस लिमिट, इसके ऊपर प्राइस नहीं जा सकता। अब क्योंकि प्राइस इसके ऊपर नहीं जा सकता तो आपको इतने प्राइस पे बेचना है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे प्राइसेस बढ़ गए वॉर के बाद, तो आपकी परचेज जो है वो महंगी है। परचेज इज एक्सपेंसिव, योर परचेज एक्सपेंसिव, परचेज इज हाई, लेकिन आपकी सेल प्राइस जो है वो सीलिंग के हिसाब से चल रही है। इस कारण जो भारत के टॉप पीएसयूज हैं, ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज या ऑयल कंपनीज, उनको कुल मिला के 21,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। दे हैव फेस्ड लॉसेस टू द ट्यून ऑफ 21,000 करोड़ रुपीस। 21,000 करोड़ का नुकसान हुआ है ऑयल कंपनीज को। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। ये शॉर्ट टर्म में अभी हुआ है, अप्रैल से लेकर अभी तक 8-9 महीनों में। इसके सिवा हुआ ये, अब आप सोच के देखो, ये तो सरकारी कंपनीज की बात हुई जिन्होंने सरकार के दबाव में आके या किसी भी वजह से ये चीज जो है इसको किया। अब दूसरी तरफ अब बात करते हैं प्राइवेट ऑयल कंपनीज की, प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूटर्स की, प्राइवेट ऑयल कंपनीज की। जो प्राइवेट ऑयल कंपनीज थी, उन लोगों ने जब से ये फ्रीज आया तो ये थोड़ी नुकसान खाएंगे। भाई सरकारी कंपनी ने इतना नुकसान खाया क्योंकि फ्रीज लग गया। प्राइवेट कंपनीज जो है, फ्रीज लगने के बाद उन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूशन बंद कर दिया। दे स्टॉप्ड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, उन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूशन बंद किया। प्राइवेट कंपनीज जो थी वो तकरीबन 10% डिस्ट्रीब्यूशन करती थी पूरे मार्केट का, बाकी 90% सरकारी कंपनीज करती थी। 10% was done by these private companies. So when 10% was done by these private companies, and now it has been, and now this 10% का burden is also coming on the public sector, क्योंकि इन्होंने अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए, ये क्यों नुकसान खाए? Why should they incur losses? तो इस वजह से, क्योंकि इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन बंद कर दिया, तो इसका बर्डन भी इनके ऊपर आ गया। एंड प्राइवेट कंपनीज जो है अब वो ऑपरेशंस नहीं कर पा रही हैं, दे आर नॉट एबल टू ऑपरेट। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस हुए अभी इंस्टेंटली शॉर्ट टर्म में जैसे ये फ्रीज लगा। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म में भी कॉन्सिक्वेंसेस हुए होंगे। द कॉन्सिक्वेंसेस इन लॉन्ग टर्म ऑल्सो वुड हैव हैपेंड। लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस और जो है वो समझिए, इसको ध्यान से समझिएगा। लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस इस तरीके से हुए कि प्राइवेट कंपनीज का डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉप हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन बंद हो गया, प्राइवेट कंपनीज का डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉप हो गया, बंद हो गया। अब प्राइवेट कंपनीज यदि डिस्ट्रीब्यूशन रिज्यूम करें, कुछ ने किया भी था, रिज्यूम करें, तो आप इस प्राइस पे नहीं करना चाहते, आप करना चाहते हो नॉर्मल प्राइस पे जो भी आपकी खरीद है। अगर वो इससे ज्यादा है फ्रोजन प्राइस से तो आप इस पे करोगे, ठीक है जी, करो। तो आपसे खरीदेगा कौन? भाई एक बात बताओ, तुम प्राइवेट कंपनी हो, सरकार ने फ्रीज लगा के वो चीज उतनी सस्ती बेच रहे हैं, नुकसान खा के सस्ती बेच रहे हैं, प्राइवेट वाले एक्चुअल प्राइस पे बेच रहे हैं और वो ऑब्वियसली महंगा है, तो उनसे खरीदेगा कौन? तो प्राइवेट सेक्टर का मार्केट खराब हो गया लॉन्ग टर्म में।
आपने प्राइवेट सेक्टर को छूट दे दी कि भाई तुम अपना प्राइस चार्ज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रीज हटा देते हैं, थ्रेशोल्ड हटा देते हैं, हम इतने का ही बेचेंगे, आपको जितने का बेचना है बेच लीजिए। कौन खरीदेगा प्राइवेट सेक्टर से? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर से कोई खरीदेगा नहीं, इस वजह से प्राइवेट सेक्टर में और इन्वेस्टमेंट नहीं लगाया जाएगा, यानी कि ऑयल कंपनीज में और एक्सपेंशन नहीं होगा। There would be no expansion because there would be no investment. Why? Because private companies, they cannot sell at losses, and obviously they will not invest because nobody is buying from them. आप समझ रहे हो प्रॉब्लम क्या है? This is the problem. It's a huge problem. बड़ा पिक्चर देखिए, मतलब डोंट हैव अ मायोपिक व्यू, हैव अ ब्रॉडर व्यू। और देखिए और क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी अनदर प्रॉब्लम। भारत सरकार जो कुकिंग गैस पे सब्सिडीज देती थी, वो सब्सिडीज बंद करनी पड़ जाएंगी। आप एक्चुअल प्राइस चार्ज करोगे या आप बहुत ज्यादा सब्सिडी नहीं दे पाओगे, सब्सिडी एक लिमिट तक दी जाती है। तो भारत सरकार सिर्फ और सिर्फ सरकारी स्कीम, जितने लोग उज्ज्वला योजना में जिनको फ्री में गैस सिलेंडर या गैस मिल रही थी, सिर्फ और सिर्फ वही कवर हो पाएंगे। उसके एडिशन में और लोग होंगे जहां पर शायद गैस सब्सिडीज भारत सरकार डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगी, क्योंकि गैस की परचेज बहुत महंगी हो गई है। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, यदि आपका गैस परचेज या गैस सब्सिडी क्या खत्म हुई, जरूर लिखकर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं जानना चाहता हूं कि एक्चुअल है क्या, व्हाट हैज हैपेंड। सो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज वेयर वी हैव गॉटन टू अंडरस्टैंड द फ्रीज इन प्राइसेस हैव रिजल्टेड इन 2 शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेज, हेवी लॉसेस बीपीसीएल, एचपीसीएल, इंडियन ऑयल को 21,000 करोड़ का लॉस, एंड ड्राई आउट्स ड्यूरिंग समर, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर ही नहीं रही है। तो प्राइवेट कंपनीज जो है 1/10 ऑयल कंट्रोल करती हैं, 1/10 यानी 10% ऑयल को कंट्रोल करती हैं। कंट्रीज पंप्स वर अनविलिंग टू सेल एट अ लॉस में बेचना नहीं चाहते क्योंकि फ्रीज लगा है। दिस ब्रॉट द बर्डन ऑफ पब्लिक रिटेलर्स हु वर नॉट प्रिपेयर्ड लीडिंग टू लॉन्ग लाइन्स एंड ड्राई आउट ऑफ फ्यूल। तेल ही नहीं है, आप बिजली कैसे प्रोड्यूस करोगे, आप सप्लाई कैसे करोगे? तो उसकी भी डिमांड आप पूरी करिए। बर्डन किस पे आ गया? सरकारी कंपनीज पे। उसके बाद आप यहां देखें लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या हुआ। प्राइवेट सेक्टर माइट स्टे अवे फ्रॉम डोमेस्टिक फ्यूल रिटेलिंग बिजनेस। Price freeze shook the market's faith in reformist agenda of government as few years back retail prices of fuel were deregularized. Retail prices deregularize हो गए। अब retail prices अगर deregularize हो भी गए तो भी प्राइवेट से deep market uncertainties due to energy transition and global reorder might force government to keep the dominance of state retailers. Government ये चाहेगी कि state retailers distribute करे in its hand for greater level and leverage controlling local market. This can delay the divestment plan of BPCL. बीपीसीएल का जो प्लान है डिवेस्टमेंट वो डिले हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है, प्राइवेट सेक्टर से खरीदेगा कौन? प्राइवेट सेक्टर वुड स्टे अवे फ्रॉम डोमेस्टिक रिटेलिंग। वो कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि उनको पता है उनसे कोई खरीदेगा नहीं। इस चक्कर में इस एनर्जी सेक्टर में कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। भाई लॉस मेकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट थोड़ी कोई करता है। एंड थर्डली, उज्ज्वला योजना बेनिफिशियरी उसको मिलेगा नो कुकिंग गैस सब्सिडी वाज प्रोवाइडेड फॉर सम ईयर्स। आप जरूर बताइएगा देख के कि आपको क्या पहले मिलती थी और अब बंद हुई। ड्यू टू हाई प्राइसेस द गवर्नमेंट कॉम्पनसेटेड कंपनीज फॉर देयर लॉसेस इन सेलिंग कुकिंग गैस बिलो मार्केट प्राइस। तो ये सारी चीजें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हर्ट करती हैं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बजट को हर्ट करती हैं। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं जब प्राइसेस को रेगुलेट या डीरेगुलेट किया जा रहा है, और बाकी जितने भी सिनेरियोज ग्लोबली हुए उसका हम पे क्या इंपैक्ट पड़ा। अब इन कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए भारत सरकार ने एक चीज और करी। कॉर्पोरेट्स या कंपनीज जो डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी चीजों को, उनके ऊपर एक टैक्स लगा दिया। यानी कि जो तेल की कंपनीज है, तेल की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उनके ऊपर एक टैक्स लगा दिया कि आपको जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं उस प्रॉफिट के ऊपर एक एक्स्ट्रा टैक्स, जिसको कहा गया विंडफॉल टैक्स, विंडफॉल टैक्स लगाया गया। अब विंडफॉल टैक्स आपने लगाया, अगर गवर्नमेंट ने ऐसा टैक्स लगा दिया तो उस टैक्स की वजह से हुआ क्या? व्हाट हैपेंड कि रेवेन्यूज कंपनीज के कम हो गए। अब कंपनीज के रेवेन्यूज अगर कम हो गए तो उसका क्या इंपैक्ट होगा? उसका इंपैक्ट क्या होगा आइए जानते हैं। द विंडफॉल टैक्स एक्सैचरबेटेड द वरी अमंग फॉरेन इन्वेस्टर्स कि भाई यहां तो अगर हम जाएंगे किसी कंपनी काम करने के लिए तो हमारे ऊपर नॉर्मल टैक्स तो लगेगा, लेकिन उसके ऊपर विंडफॉल टैक्स भी लगेगा।
तो हमारा आरओआई जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाएगा। तो इस कारण फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो गया। इंडियाज डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ क्रूड इज फॉलिंग एंड विदाउट फर्दर इन्वेस्टमेंट इट विल कंटिन्यू टू फॉल। ये फॉल होता चला जाएगा। आप कैसे ये काम कर रहे हो? सो द विंडफॉल टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड टू टेक अवे द लार्ज शेयर ऑफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी गेन रिफाइनर्स वर मेकिंग ऑन फ्यूल एक्सपोर्ट्स। तो जितना पैसा ये कमा रहे थे उस पैसों के ऊपर जो है एक्स्ट्रा टैक्स इंपोज कर दिया गया, जिसका ये इंपैक्ट हुआ कि आपके रेवेन्यूज बहुत ज्यादा गिर गए। द रेवेन्यूज ड्रास्टिकली फेल। तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन एक मजे की बात है, यहां पे विंडफॉल टैक्स की वजह से आपको लग रहा है कि इन्वेस्टर सेंटिमेंट हर्ट होगा। बिल्कुल सही लग रहा है, इन्वेस्टर सेंटिमेंट डेफिनेटली हर्ट होगा। लेकिन इन्वेस्टर सेंटिमेंट हर्ट होने के बावजूद क्या भारत सरकार का ऑब्जेक्टिव इस चीज को लेके अचीव हो रहा है? इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एबल टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव? क्या भारत सरकार ने ऐसे में फ्यूल टैक्सेस लगा के या विंडफॉल टैक्सेस लगा के या फ्रीज लगा के क्या कुछ भला भी करा है देश का? आइए जानते हैं। सो इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अचीविंग इट्स गोल? क्या वो अपना गोल अचीव कर रहे हैं? यदि इस तरीके से आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन कम करवा रहे हो या इन्वेस्टमेंट कम करवा रहे हो, इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है और ऑयल कंपनीज नहीं आ रही हैं और ऑयल नहीं क्रूड जो है वो और रिफाइंड तेल में नहीं कन्वर्ट हो पा रहा है और एक्सपोर्ट्स नहीं हो रहे हैं, तो इससे इकोनॉमिकली हमारा नुकसान तो है। इन्वेस्टमेंट्स के तौर पे भी नुकसान है, इकोनॉमिकली भी नुकसान है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट नहीं होगी। लेकिन इसके फायदे क्या हैं? कार्बन एमिशंस कम होंगे। कार्बन एमिशंस वुड रिड्यूस बिकॉज लेस फॉसिल इज बर्निंग। फॉसिल जो बर्न हो रहा है वो कम बर्न हो रहा है। ये जो है इसके अनुसार हम जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी समिट, पेरिस समिट और जितने भी ग्लोबल समिट्स जहां भारत सिग्नेटरीज है, वहां पर आप ये समझ लीजिए हम क्या कर रहे हैं, हम इन समिट्स के ऑब्जेक्टिव्स के साथ अग्री कर रहे हैं कि हमने कार्बन एमिशंस को कम करा है, हम कम फॉसिल फ्यूल्स बर्न कर रहे हैं। ये भी तो चीज है, वी आर बर्निंग लेस फॉसिल फ्यूल्स, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। तो ये चीज हम कर रहे हैं। इसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट है वो गैस इंडस्ट्री में बढ़ रही है कि नेचुरल गैस, पीएनजी, एलएनजी, सीएनजी, इस चीज की तरफ इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीजिंग। वी आर इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट्स टुवर्ड्स गैस विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी बहुत जरूरी है। और इसी के साथ साथ जो और चीजें हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, आप ये मान के चलें रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एटसेट्रा, इसके प्राइसेस कंपेटिटिव हो रहे हैं। द प्राइसेस ऑफ दिस आर बिकमिंग कंपेटिटिव। कि अगर हम जो भी चीजें एक्सपोर्ट करें इस चीज से बनी हुई, रिन्यूएबल एनर्जी से बनी हुई, तो उसका हम बहुत हाई प्राइस कमांड नहीं करेंगे। वो जिस रेट पे इंटरनेशनली चीज बिकती है उसी रेट पे हम बेचेंगे, तो रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो कंपेटिटिव हो जाएगी क्योंकि इसी से प्रोड्यूस हो रहा है। सो ये जो है ये बेनिफिट्स हैं। मतलब सरकार का विंडफॉल टैक्स लगाना नुकसान नहीं है, फायदा भी है। तो क्या भारत सरकार का कुछ गोल अचीव हो रहा है? यस, दीज आर द गोल्स बीइंग अचीव्ड। if they are discouraging burning of fuel or buying of fuel or refining of fuel or export of refined products, these are the benefits which are arising for us. The benefits are it is reducing carbon emissions. कि आप क्रूड को, कच्चे तेल को पक्के तेल में रिफाइन नहीं कर रहे हो तो कार्बन एमिशंस कम हो रहे हैं क्योंकि फॉसिल फ्यूल की बर्निंग कम है। उसके साथ साथ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो हमने ग्लोबल समिट्स है, एनवायरमेंटल समिट्स है, मोदी जी का सपना है 2070 तक हम नेट जीरो एमिशंस कर देंगे। वो कैसे होगा? ऐसे ही तो होगा। प्लस इसकी वजह से गैस में इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है एंड रिन्यूएबल एनर्जी के प्राइसेस जो है वो और ज्यादा कंपेटिटिव हो गए हैं। दे हैव बिकम मोर एंड मोर कंपेटिटिव। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव एंड दिस इज वेयर वी आर हेडिंग। इसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट टर्म है, एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स, एसओआर, या स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, एसपीआर। स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व या स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का मतलब यह है किसी भी तरह की आपातकाल की सिचुएशन में या कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में आपके पास हमेशा इतना तेल होना चाहिए
कि तेल का सप्लाई यदि कुछ दिन के लिए पूरे देश के लिए रुक जाए, बाहर जहां जहां से तेल आता था पूरा तेल रुक जाए, तो भी हमारे पास तेल का सप्लाई होना चाहिए। वो हमारे अपने रिजर्व्स में से होना चाहिए। उस रिजर्व को कहा जाता है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था 1998-1997 में कि भारत के पास स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व होना चाहिए तकरीबन 90 दिन का। आज हम 2022 में खड़े हैं, आप देखिए 25 साल से ऊपर हो गए और आज हमारे पास जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है वो सिर्फ और सिर्फ 9 दिन का है, 10 दिन का भी नहीं है, वो 9 दिन का है। और वो 9 दिन से हम बढ़ा नहीं पा रहे हैं क्योंकि यदि हम तेल खरीद भी रहे तो भी उस रिजर्व को बनाने की जगह नहीं है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं अवेलेबल है। सो द इमरजेंसी स्टॉक पाइल ऑफ क्रूड हेल्ड बाय अ कंट्री, कि कितना आपने इमरजेंसी स्टॉक पाइल होल्ड करके रखा है पूरे देश के लिए। मतलब आज की डेट में यदि हमारे देश में तेल आना बंद हो जाए तो क्या हमारे पास इतने रिजर्व्स हैं कि हम चल पाए कुछ दिनों तक? देखिए, इंडिया कुड नॉट बेनिफिट मच फ्रॉम रिकॉर्ड लो प्राइसेस। कोविड जब हुआ, आपको पता है तेल के दाम नेगेटिव आ गए थे उस टाइम पे, शायद आपको याद हो। यूएसए ने और बाकी देशों ने सऊदी से कंपीट करने के लिए तेल के दाम ऑलमोस्ट फ्री कर दिए थे। दे लो प्राइसेस ऑफ क्रूड ड्यूरिंग 2020 ड्यू टू टाइनी स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स। भारत उसका बेनिफिट नहीं उठा पाई। मतलब उस टाइम पे जब इतना कम था तेल का दाम तो खरीद खरीद के भर लेते ना, स्टॉक कर लेते। क्यों नहीं स्टॉक कर पाए? क्योंकि रखने की जगह नहीं थी। So we did not have reserves, nor it could influence global prices by tapping into this reserve. ना हम global prices पे टैप कर पाए। US and the other major buyers tried to reduce crude prices. इन्होंने करा $0.4 per barrel by tapping into the reserves, which they accumulated when prices were at below $40. $40 से कम का प्राइस था, यूएस ने accumulate करा। ये चीज बिल्कुल ठीक है और अकलमंदी करी। So currently India has SPR of 36.9 million barrels, जो कि 9 दिन के रिजर्व्स हैं, सिर्फ 9 दिन के हैं। 37 मिलियन बैरल के आसपास हमारे पास रिजर्व्स हैं। यूएस के पास क्या सिनेरियो है, आइए देखिए। ये यूएस का सिनेरियो है। यूएसए's एसपीआर इज 714 मिलियन बैरल्स इन 60 सॉल्ट कैवर्न्स। कैवर्न होता है ये सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, इसे बोलते हैं कैवर्न। तो ये टिपिकल एसपीआर कैवर्न, इसकी इतनी जो है कैपेसिटी होती है। देखिए, विलिस टावर, वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट इतना है और कैवर्न जो है उसकी हाइट देखिए कितनी है, 2260 मीटर। इतनी मैसिव हाइट है। तो इस हाइट के हिसाब से जो है इन्होंने कैवर्न्स बना रखे हैं। इसमें इन्होंने इतना तेल स्टोर करके रखा है 700 मिलियन बैरल, जो कि 90 दिन का रिजर्व है। कंपेयर इंडिया's tiny SPR to US, which has 90 days of its oil demand under 714 million barrels. USA withdrew 180 million barrels from its SPR to reduce prices. ये कोविड में हुआ तो यूएस को पता था कि सऊदी अरेबिया प्राइसेस नहीं कम कर रहा है। इस टाइम पे प्राइसेस कम करना जरूरी इसलिए है ताकि मार्केट में डिमांड आ सके। तो इन्होंने अपने रिजर्व में से, इसी रिजर्व में से 180 मिलियन बैरल्स को विड्रॉ करा और कम प्राइसेस में फ्लोट करना शुरू करा। सो इंडिया रिमेन्स डिपेंड, और इसमें इंडिया भी बेनिफिशियरी था, इंडिया भी आया था तेल। इंडिया रिमेन्स डिपेंडेंट फॉर 87% ऑफ इट्स ऑयल नीड्स थ्रू इंपोर्ट्स, व्हिच मेक्स अस वल्नरेबल। क्योंकि हमारे पास 9 दिन के रिजर्व्स हैं, कल को एकदम तेल की सप्लाई कट हो जाए, अब जैसे हमारे ऊपर सैंक्शंस लग गए मान लीजिए, तो क्या करेंगे, कहां जाएंगे? 9 दिन के तेल रिजर्व्स है, जाएंगे कहां? Where do we go? Are you able to understand? So this is highly important, क्योंकि फ्यूल क्राइसिस आना लाजमी है। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद चीजें और मुश्किल हो गई हैं, तो चीजों को आप थोड़ा और स्ट्रेटेजिक तरीके से लेके चलो। तो भारत को ये करना है, उस करने में बहुत कैपिटल, बहुत पैसा, बहुत मेहनत और टाइम भी लगेगा, लेकिन ये जितनी जल्दी हो सके शुरू करना है। वाजपेयी जी का टारगेट था 97 में, हम आज तक नहीं कर पाए हैं। तो आप समझ पा रहे हैं कि फ्यूल क्राइसिस अगर है तो भारत ने जैसे तैसे उसे अभी तो संभाला है, लेकिन आगे चल के संभालने का एक ये बहुत बड़ा तरीका है। तो भारत का बैलेंसिंग एक्ट फ्यूल क्राइसिस को लेकर क्या रहा? क्या भारत बैलेंस कर पाई? Was India able to balance the fuel prices, or was India able to balance the crisis between private sector, public sector, international pressure? अंतरराष्ट्रीय स्तर पे प्राइसेस जो है वो बढ़ भी गए वॉर की वजह से, लेकिन बिना दबाव में आए और बिना सैंक्शंस का सामना करे भारत सरकार आज भी रशिया से तेल खरीद रहा है, बिना रूस के साथ अपने संबंध खराब करे। रूस के साथ हम तेल खरीद रहे हैं, ईरान के साथ भी खरीद रहे हैं, और देशों के साथ भी इंपोर्ट करके फ्यूल खरीद रहे हैं। So the market forces of high prices would have killed consumer demand, क्योंकि इतना ज्यादा अगर तेल महंगा तो सब कुछ महंगा, तो हम अफोर्ड ही नहीं कर पाते, कंज्यूमर डिमांड खत्म हो जाती, एंड अनलीस्ड द इन्फ्लेशन मॉन्स्टर
which currently is under control at below 6% in November. 6% से कम है नवंबर में। हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो 6% से कम है। क्यों है? Exposed deceptive morality of Europe. India continued import of Russian oil, climbing to 20% this year from nil last year. Last year हमने almost 0 लीटर तेल इंपोर्ट करा था। अभी हम 20% अपना पूरा टोटल इंपोर्ट ऑफ ऑयल, उसका 20% रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो उसकी वजह से आप ये समझ के चलिए, क्योंकि रशिया हमें जो तेल दे रहा है वो सस्ता तेल है, तो भारत सरकार अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाई। तो क्या भारत सरकार ने बैलेंस नहीं करा? बिल्कुल बैलेंस करा है। It was available at discount and this has effectively diversified crude basket and served India's interest. भाई हम तो अपना इंटरेस्ट देखेंगे ना, हम ये थोड़ी देखेंगे कि रूस और नाटो अपना क्या पॉलिटिकल डिसीजन ले रहा है, ठीक है, और यूरोपियन यूनियन अपना क्या पॉलिटिकल डिसीजन ले रहा है। सारे देश रिसेशन में घुसने वाले हैं, भारत सबसे सेफ रहेगा, ये मैं आपको आज भी बता दूं। ये लिखवा के ले लीजिए, अगले 6 महीने मैं यहीं खड़ा हूं, रोज वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, आप देख लीजिएगा भारत जो है सबसे सेफ पोजीशन में होगा, सबसे कम हिट होगा रिसेशन से। और बाकी जो फ्रीज करा था, द स्टेप बाय स्टेप, वेदर दैट ऑफ विंडफॉल टैक्स और फ्रीजिंग रिटेल प्राइसेस, ये क्रिटिसिज्म था कि आपने ये चीजें करी है, आपने गलत करी है, तो भारत सरकार ने उसे इस तरीके से बैलेंस भी करा। दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डन एंड दिस इज व्हाट वी हैव अचीव्ड। सो आई होप गाइज यू लाइक द टॉपिक। 31st ऑफ दिसंबर है, आपसे कुछ 2 शब्द कहना चाहता हूं मैं। 2022 साल खत्म हो चुका है। आप सभी की लाइफ में ये साल अलग अलग रीजंस की वजह से यादगार रह सकता है, चाहे वो कुछ आपने अचीव करा हो, आपकी ग्रेजुएशन खत्म हुई हो, आपकी डिग्री आई हो, आपकी लाइफ में और कुछ बड़ा हुआ हो, लेकिन 2023 आपको डेफिनेटली अपनी लाइफ में बड़ा एक अचीवेबल ईयर रखना है। तो उस अचीवमेंट को मद्देनजर रखते हुए आप जरूर मेहनत करें। और हमारे कोर्सेज स्टडी IQ पे लाइव हैं, आप कोर्सेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि इस वक्त बहुत हेवी डिस्काउंट्स पे अवेलेबल है। अगर आप मेरा कोड यूज करें तो मेरा कोड है सांघी लाइव। सांघी लाइव कोड यूज करें, चाहे फाउंडेशन बैच हो वो एक्स्ट्रा 1500 ऑफ पे है। अगेन सांघी लाइव शुरू हो रहा है 2 जनवरी से, और अगर आप SIP प्लस क्रैश कोर्स यूज करते हैं तो वो 500 एक्स्ट्रा ऑफ पे है, 5500 रुपीज पे है, शुरू हो रहा है 5 जनवरी से। ये दोनों बैचेस शुरू हो रहे हैं। इसके सिवा NCERT बैचेस और ऑप्शनल बैचेस ऑलरेडी लाइव है। ऑप्शनल बैच सिर्फ और सिर्फ 10,000 का अवेलेबल है। इन बैचेस को जरूर सब्सक्राइब करें, दे वुड बी ह्यूजली बेनिफिशियल, और आपकी प्रिपरेशन को विंग्स देने के लिए हम हैं। मेहनत हमारी, रिजल्ट आपका। बैचेस को सब्सक्राइब करें आज ही। कोड एक ही है, सांघी लाइव, ये यूज करें और डिस्काउंट पाएं। जितने PDFs हैं वो आपको पता है आपको कहां जुड़ना है। ये सोशल मीडिया हैंडल्स का जो है वो लिंक है। आयुष सांघी IAS अकेडमी टेलीग्राम लिंक है, इस पे जुड़े। इंस्टा और ट्विटर पर भी मुझसे जुड़े। दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू योर फैमिली मेंबर्स एंड यू। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।